सभी को मेरा नमस्कार। चलिए आज मैं आप लोगों को इंग्लिश की अगली क्लास लेकर चलता हूं और आपको इंग्लिश में मैं टेंस पढ़ा रहा हूं। क्या पढ़ा रहा हूं? टेंस। और टेंस में देखिए आपको पास्ट परफेक्ट टेंस तक पढ़ाया जा चुका है। कहाँ तक? पास्ट परफेक्ट टेंस तक पढ़ाया जा चुका है। वो आपकी 7वीं क्लास है। आज ये आपकी टेंस की 8वीं क्लास है। कौन सी क्लास है? 8वीं क्लास है। और आज हमें पढ़ना है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या पढ़ना है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक, तो हमेशा की तरह सबसे पहले हम इसका पहचान जानेंगे। क्या जानेंगे? पहचान। तो आप अब समझ रहे हो कि अब क्या इसका पहचान हो सकता है। इसका क्या पहचान हो सकता है? आप कहोगे कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में समय के साथ रहा था, रही थी, रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आए। समय के साथ रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आए तो वहाँ पर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, जिसे कहा जाए कि वह 2 दिन से रो रहा था। वह 2 दिन से रो रहा था। तुम सुबह से नाच रहे थे। ठीक, अब देखो रहा था, रही थी, रहे थे आया समय, तो यहाँ समय दे रखा है 2 घंटे से, यहाँ दे रखा है सुबह से। क्या दे रखा है? सुबह से। तो आप क्या बोलोगे कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में समय के साथ रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आए तो वहाँ पर क्या होगा? कौन सा टेंस होगा? कहोगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये आप इसका इंट्रो अर्थात पहचान जान चुके हैं कि कैसे आप पहचानोगे कि कौन सा टेंस है, कैसे इसका स्ट्रक्चर होगा। अब वो स्ट्रक्चर जानना होगा। तो स्ट्रक्चर जानने के लिए आप पहचान याद रखना। तो इसका स्ट्रक्चर मैं बताता हूँ सबसे पहले अफर्मेटिव का। किसका बताता हूँ? अफर्मेटिव का। तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा कि सबसे पहले आता है इसमें सब्जेक्ट। क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हेड आता है। क्या आता है? हेड आता है। फिर इसमें लगता है बीन, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड क्लियर? तो अगर आपको ये स्ट्रक्चर याद है, वो ये स्ट्रक्चर क्या है एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। हेल्पिंग वर्ब हेड होगा, बीन होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, आईएनजी होगा, ऑब्जेक्ट होगा और यहाँ अदर वर्ड होगा तो होगा। लेकिन बहुत ज़रूरी बात ये है, यहाँ पर सिंस या फार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? टाइम, जो समय है वो होना चाहिए सिंस या फार। क्या होना चाहिए भाई? सिंस या फार। ठीक, तो यहाँ आप नोट याद रखना कि सब्जेक्ट हमारा चाहे सिंगुलर हो, चाहे हमारा सब्जेक्ट जो है प्लूरल हो, दोनों के साथ हेल्पिंग वर्ब हेड लगता है। और ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हमेशा लगेगा। और इसके बाद याद रखना सिंस और फार। तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बताया जा चुका है कि कहाँ पर सिंस प्रयोग होगा, कहाँ पर फार प्रयोग होगा। उसको एक बार देख लीजिएगा और याद रख लीजिएगा कि कहाँ सिंस लगेगा, कहाँ फार लगेगा।
ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर हो गया। अगर निगेटिव का स्ट्रक्चर आपको बनाना पड़ जाए, निगेटिव का स्ट्रक्चर आपको यदि बनाना पड़ जाए तो कैसे बनाओगे भाई बोलो? तो कहोगे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, या अगर है तो लिखोगे, नहीं तो सिंस या फार लगाओगे, सिंस या फार लगाओगे। क्लियर? ये आपका हो गया निगेटिव का स्ट्रक्चर। लेकिन अगर आपसे इंट्रोगेटिव पूछ ले तब, अगर आपसे इंट्रोगेटिव पूछ ले तब तो क्या करोगे? I1 तो सबसे पहले हेड लगा देना, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फार, प्लस सिंस या फार प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या बोला कि सबसे पहले हेड होगा, सब्जेक्ट होगा, बीन होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, आईएनजी होगा, ऑब्जेक्ट होगा, सिंस या फार होगा और प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये आपका हो गया स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव फर्स्ट का। अगर आपसे पूछ ले कि इंट्रोगेटिव सेकंड का स्ट्रक्चर क्या होगा तो बोलो भाई क्या बोलोगे आप इंट्रोगेटिव सेकंड का? तो सबसे पहले कहोगे ये क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फार, प्लस सिंस या फार प्लस क्वेश्चन मार्क। क्लियर? आप इसको याद रखना। अब देखो बार बार स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ, अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि स्ट्रक्चर मैं कैसे लिख रहा हूँ। मेन यही स्ट्रक्चर है और कुछ नहीं है। बाकी इंट्रोगेटिव नेगेटिव आप बना सकते हो। आप इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। हो गया भाई? लिखना, इसका एग्जाम्पल लिखना तुम 5 घंटे से अपना काम कर, या तो ये ना लिखो, लिखना ये सेंटेंस ठीक नहीं होता। वह 2 घंटे से रो रहा था, वह 2 घंटे से रो रहा था। बस आपको समझाना है। इसके बाद अभी ट्रांसलेशन और खतरनाक वाला करवाता हूँ। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे? ही लिखोगे, ठीक, ही लिखोगे। आप देखो ये कौन सा टेंस है, कहोगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो हेल्पिंग वर्ब हैड लगेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हैड, इसके बाद बीन लगेगा, हैड बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो रोना है तो रोना का अंग्रेजी वीप और आईएनजी लगेगा बीपिंग। कब से? 2 घंटे से। अब बताओ 2 घंटे के लिए सिंस लगेगा फार लगेगा? ये आपको जानना पड़ेगा कि सिंस लगेगा कि फार, आपको बताया जा चुका है। यहाँ लगेगा फार 2 आवर्स। नोट करना। अगला जैसे मैं कह दूँ, वे सुबह से क्रिकेट खेल रहे थे, ठीक।
तो वे की अंग्रेजी क्या हो गई, दे हैड बीन हेल्पिंग वर्ब हो गया। इसके बाद क्रिकेट खेलना, तो खेलना वर्ब हुआ प्ले, प्लेइंग क्रिकेट कब से, सुबह से, तो सुबह के साथ सिंस लगेगा कि फॉर, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ लगेगा ये सिंस, सिंस कब से, मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। क्लियर? अगर इतना आप समझ गए हो तो अच्छी बात है। अब इसके बाद थोड़ा सा खतरनाक टाइप के आपको मैं ट्रांसलेशन इसका करवा दूं। लिखना जब मैं वहाँ पहुँचा, जब मैं वहाँ पहुँचा, मैं लिख रहा हूँ, जब मैं वहाँ पहुँचा वह कई घंटों से, वह कई घंटों से विलाप कर रहा था, विलाप कर रहा था। ठीक, देखो अगर इस टाइप का आता है तो आप कैसे ट्रांसलेट करोगे, कैसे ट्रांसलेट करोगे? तो ये देखो, ये ज्वाइनिंग सेंटेंस है आपका, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो क्या बोला है कि जब मैं वहाँ पहुँचा, तो पहले ये हुआ, जब मैं वहाँ पहुँचा, ये कौन सा टेंस हुआ, कहोगे पास्ट इंडेफिनिट। इसकी पहचान आपको बताई जा चुकी है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे, या ऐसे कहो, ता था, ती थी, ते थे, तथा या है, ई है, ये है। देखो या, ई, ये, तो पहुँचा, पहुँची, पहुँचे, या ई, ये आया है, तो ये कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट। तो पहले इसको पास्ट इंडेफिनिट के रूल से कर देते हैं। तो ये व्हेन आ गया, व्हेन आई रीच्ड देयर, जब मैं वहाँ पहुँचा, कामा, वह कई घंटों से विलाप कर रहा था। तो वहाँ का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, वह, तो ही हैड बीन, यहाँ विलाप करना की अंग्रेजी लिख रहा हूँ मैं, ये होता है मौन, MOURN, याद रखना, मौन होता है, मौन का मतलब विलाप करना। क्लियर है, नोट कर लिए ना? तो ही हैड बीन मॉर्निंग, अब सुबह वाला मॉर्निंग नहीं है भाई, ही हैड बीन मॉर्निंग कब से, कई घंटों से। तो कई घंटों के लिए सिंस लगेगा, फार लगेगा, कहोगे फार मेनी आवर्स, फॉर मेनी आवर्स। क्लियर? ये हो गया। दूसरा लिखना उसने दावा किया है कि, उसने दावा किया है कि वह जनवरी से षड्यंत्र नहीं रच रहा था। उसने दावा किया है कि वह जनवरी से षड्यंत्र नहीं रच रहा था। क्लियर? अब देखो, इसको आप पढ़ोगे पहले, इस पे कौन कौन सा टेंस है पढ़ के आप एक बार अपने से करो, फिर मैं कर रहा हूँ तो मिलाना आपका कितना सही होता है कितना गलत होता है। पहले अपने से करो। चलो देखो, पहले ये है कि उसने दावा किया है कि, उसने दावा किया है तो उसने मतलब वह, ही
कौन सा टेंस है, या है, ई है, ये है, क्या है भाई, आपको बताया जा चुका है। जिस हिंदी वाक्य के अंत में या है, ई है, ये है आदि शब्द आता है तो वहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। क्या होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। तो ये हो जाएगा ही हैज़, दावा करना मतलब क्लेम्ड, ही हैज़ क्लेम्ड दैट, उसने दावा किया है कि वह जनवरी से षड्यंत्र नहीं रच रहा था। कौन, वह, ही नहीं रच रहा था, कब से, जनवरी से। तो ये आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अकॉर्डिंग होगा। तो ये हो जाएगा ही हैड नॉट बीन, ही हैड नॉट बीन, षड्यंत्र रचना का मतलब होता है प्लॉटिंग अ सीक्रेट, प्लॉटिंग अ सीक्रेट। तो ही हैड नॉट बीन प्लॉटिंग अ सीक्रेट, प्लॉटिंग अ सीक्रेट, कब से, जनवरी से। तो जनवरी के साथ सिंस लगता है, सिंस जनवरी, सिंस जनवरी। क्लियर है, देख लेना भाई किसका किसका सही है और किसका गलत है, तो कहाँ गलत है, क्यों गलत है, इसको मिला लेगा। हो गया, चले आगे, लिखना अगला ट्रांसलेशन करना। क्या तुम बचपन से सपने देख रहे थे, क्या तुम बचपन से सपने देख रहे थे, इसको आप करो। क्या बोला है भाई, आप लोग करते रहिए। क्या तुम बचपन से सपने देख रहे थे, करो इसको। अब देखो ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, इंट्रोगेटिव फर्स्ट है, तो सबसे पहले हैड लगेगा। हैड यू बीन, सपने देखना मतलब ड्रीम, ड्रीमिंग, कब से, बचपन से। बचपन के साथ क्या लगेगा, सिंस की फार, तो याद रखना सिंस लगेगा, सिंस चाइल्डहुड, सिंस चाइल्डहुड। क्लियर, अगर भाई इतनी बात समझ में आ गई तो आपका ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस समाप्त होता है। इसके बाद आपको पढ़ना है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। क्या पढ़ना है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसको नोट करिए, फिर आगे लेकर चलते हैं। अगला टेंस लिखिएगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस तो हमेशा की तरह हम इसका पहचान जानेंगे। क्या जानेंगे, पहचान। तो इसका पहचान क्या है भाई, आपको अब आ जाना चाहिए। कहोगे कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में गा गी गे आए, जिस हिंदी वाक्य के अंत में गा गी गे आए तो वहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। क्या होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा। जैसे वह खाना खाएगा, वह खाना खाएगा। राधा नाचेगी, राधा नाचेगी। तुम पढ़ोगे, तुम पढ़ोगे। ऐसी है जिस हिंदी वाक्य के अंत में गा गी गे आए तो वहाँ पर कौन सा टेंस होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। बस सिंपल सी बात है, याद रखना है। इसके बाद सबसे मेन बात तो इसका क्या होता है, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर ही सब कुछ है और कुछ नहीं। ये हो गया आपका स्ट्रक्चर।
तो इसमें याद रखना अफर्मेटिव का मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। इसके बाद इसमें हेल्पिंग वर्ब विल या शैल लगता है। क्या लगता है? विल या शैल लगता है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगता है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगता है। क्या है इसका स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान देना, इसमें एक बात याद रखना है कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ, सॉरी केवल अगर सब्जेक्ट आई और बी आता है, आई और बी आता है, इसके साथ शैल का प्रयोग होता है, इसके साथ शैल का प्रयोग होता है, बाकी सबके साथ विल का प्रयोग होता है। आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं, बाकी सबके साथ हम विल का प्रयोग करेंगे। आई और वी के साथ शैल का, बाकी सभी के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। क्लियर? इस बात को याद रखना है। और ट्रेंडी इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश में सबके साथ विल का ही प्रयोग होता है। स्पीकिंग लैंग्वेज में देखो, जब कोई स्पीक करता है तो सबके साथ विल का प्रयोग कर देता है। जैसे ये लिखा गया है, मैं कहूँ कि आइल, इसको आई विल और आई शैल दोनों पढ़ा जाता है। इसको आई विल और आई शैल दोनों पढ़ा जाता है। तो याद रखना, मॉडर्न या स्पीकिंग इंग्लिश में सबके साथ विल का ही प्रयोग करते हैं। नेगेटिव आपको अगर इसका बनाना होगा स्ट्रक्चर तो कैसे बनाओगे? सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब विल या शैल के बाद नॉट लगा दो, विल या शैल के बाद नॉट लगा दो, बाकी सब सेम। इंट्रोगेटिव फर्स्ट कुछ नहीं है, सबसे पहले विल या शैल को लिख दो, विल या शैल को लिख दो, फिर सब्जेक्ट लिख दो, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव सेकंड लिखना हो आपको तो क्या करोगे? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी, फिर विल या शैल, फिर ये सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये आपका स्ट्रक्चर हो गया, याद रखना सब। ये याद रखना। हो गया भाई? हो गया ना? चलिए इसका ट्रांसलेशन सीखते हैं। पहले छोटा छोटा बताता हूँ क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है इसका ट्रांसलेशन ही। जैसे कहा जाए तुम पढ़ोगे, तुम पढ़ोगे, तो तुम पढ़ोगे यू के साथ विल, यू विल रीड। वह नाचेगी, वह नाचेगी, तो वह के लिए क्या हो जाएगा? सी विल डांस। अगला, मैं खाना खाऊंगा, मैं खाना खाऊंगा, तो ये हो जाएगा आई शैल ईट फूड, ईट फूड। हम अपना काम करेंगे। अगला, हम अपना काम करेंगे, तो ये हो जाएगा वी शैल डू। वी के साथ अपना के लिए आवर लगता है, आवर वर्क। क्लियर? तो इस टाइप का आएगा तो आप ऐसे कर ले जाओगे, लेकिन मैं इसका एक बताता हूँ और उसमें चारों बता देता हूँ, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, फर्स्ट सेकंड दोनों। जैसे
महेश अपना पाठ याद करेगा, अपना पाठ याद करेगा। ठीक, तो इसको ट्रांसलेट करो। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखोगे, तो ये हो गया आपका महेश। महेश के साथ क्या लगेगा भाई? विल। तो महेश विल पाठ याद करना मतलब लर्न। किसका? अपना पाठ। लर्न महेश मेल है, अपना के लिए हिज लगेगा, हिज लेसन। कहा जाए कि महेश अपना पाठ याद नहीं करेगा, क्या हो जाएगा? महेश विल नॉट लर्न हिज लेसन। अगला कहा जाए कि क्या महेश अपना पाठ याद करेगा, तो हो जाएगा विल महेश लर्न हिज लेसन। अगला कहा जाए कि महेश अपना पाठ कब याद करेगा, तो व्हेन विल महेश लर्न हिज लेसन। क्लियर? महेश अपना पाठ क्यों याद नहीं करेगा, तो कहोगे व्हेन, क्यों नहीं है ना, तो क्यों की अंग्रेजी वाई विल महेश नॉट लर्न हिज लेसन। क्लियर? तो हमने एक का सब बता रखा, बस आपको इतना याद रखना है, ऐसे ट्रांसलेट करना है। लेकिन फिर भी मैं आपको 2-3 थोड़ा सा बड़े बड़े करवा देता हूँ, इसके बाद फिर अगले दिन लिखना। क्या विमुद्रीकरण, क्या विमुद्रीकरण, क्या विमुद्रीकरण भ्रष्टाचार कम कर देगा? क्या विमुद्रीकरण भ्रष्टाचार कम कर देगा? करो ट्रांसलेट अपने से। अब देखो क्या आया है, तो क्या, अब ये क्या से सेंटेंस प्रारंभ है, तो हेल्पिंग वर्ब लगेगा। और टेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट, तो ये हो जाएगा विल। और सब्जेक्ट कौन है? विमुद्रीकरण। तो विमुद्रीकरण की अंग्रेजी होती है डीमोनिटाइजेशन। विल डीमोनिटाइजेशन कम करना। अब देखो यहाँ लेस मत लगाना, इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ एलिविएट, एलिविएट या इसी को कहते हैं मिटिगेट। इसका मतलब होता है कम करना। कम करना की बहुत सारी स्पेलिंग है, लेकिन वर्ड पावर जब बताया जाएगा तो वहाँ बताया जाएगा। तो यहाँ दोनों में से कोई एक यूज कर दो। विल डीमोनिटाइजेशन एलिविएट, एलिविएट द क्या? करप्शन। क्या विमुद्रीकरण करप्शन को कम कर देगा, भ्रष्टाचार कम कर देगा? ठीक, तो हो जाएगा विल डीमोनिटाइजेशन एलिविएट द करप्शन। अगला लिखिएगा, क्या पैसा हमारी समस्याओं को और बढ़ा देगा? लिखना, क्या पैसा हमारी समस्याओं को और बढ़ा देगा? करो अपने से। क्या पैसा हमारी समस्याओं को और बढ़ा देगा?
करो अपने से, फिर देखता हूँ किसका सही आता है। तो देखो क्या है, विल, विल मनी, विल मनी, विल मनी, क्या पैसा हमारी समस्याओं को और बढ़ा देगा। बढ़ा देना मतलब इंक्रीज, क्या हो जाएगा, इंक्रीज, विल मनी इंक्रीज, ये बढ़ाना का इंक्रीज भी होता है और एक और होता है एग्रावेट, एग्रावेट दोनों का मतलब होता है बढ़ा देना या बढ़ाना। तो हो जाएगा विल मनी इंक्रीज, क्या हमारी समस्याओं को, आवर प्रॉब्लम्स, आवर प्रॉब्लम्स। देखो भाई आपको इतना तो समझ में आ जाना चाहिए। एक आंक और लिख लो, अगला लिख लेना, इंटरनेशनल कोर्ट पक्षपात नहीं करेगा। इंटरनेशनल कोर्ट या इसी को कहोगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय पक्षपात नहीं करेगा। इंटरनेशनल कोर्ट पक्षपात नहीं करेगा। ट्रांसलेट करो तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा, द इंटरनेशनल कोर्ट विल नॉट टेक फेवर, विल नॉट टेक फेवर, द इंटरनेशनल कोर्ट विल नॉट टेक फेवर। क्लियर। तो ये आपका हो गया आज के लिए, बस इतना ही। और आप इतना रिवाइज करते रहिएगा। अभी आपकी 1-2 क्लास और बची है टेंस की, 2 क्लास में आपका टेंस समाप्त हो जाएगा। इसके बाद आपको एक्टिव पैसिव पढ़ाया जाएगा। तो एक्टिव पैसिव आप तभी कर पाओगे जब तक आपको ये टेंस नहीं आएगा। इसलिए मैं पहले टेंस पढ़ाया हूँ, टेंस को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, फिर इसके बाद आपको एक्टिव पैसिव पढ़ाया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई भी समस्या हो तो आप हमको व्हाट्सअप मैसेज या कॉल कर सकते हैं। ठीक, किसी भी प्रकार की समस्या हो, चाहे मैथ्स में, चाहे इंग्लिश में, चाहे रीजनिंग में, तीनों में से किसी में भी समस्या हो आप हमसे बेझिझक पूछ सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।